नमस्ते बच्चों, आपकी कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के प्रथम पाठ का शुभारंभ करते हैं। इस पाठ का नाम है जीवों में जनन। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनी थी। तब से आज तक इस पर लाखों जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां उत्पन्न हो चुकी हैं। उनमें से कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल समाप्त हो गई हैं और अनेक प्रजातियां आज तक भी हमें देखने को मिल रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई कोई प्रजाति आज तक हमें कैसे दिखाई दे रही है? इसका कारण यह है कि सजीवों में प्रजनन प्रक्रिया होती है। तो आज हम इस पाठ में सजीवों में प्रजनन प्रक्रिया का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पहला अध्ययन बिंदु है जीवन अवधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई जीव जन्म लेता है, विकसित होकर वयस्क अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में आता है और अंत में उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। अर्थात उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, जैसे कि एक सरसों का पौधा और एक आम का वृक्ष दोनों ही अलग अलग समय तक जीवित रहते हैं। अर्थात इनकी जीवन अवधि एक समान नहीं होती। बच्चों, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों की कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, अर्थात इनकी कोई निश्चित जीवन अवधि नहीं बताई जा सकती। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस को ही ले लो। ये वायरस अलग अलग जीवों के शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। अगर उपयुक्त माध्यम ना मिले तो वर्षों तक किसी जीव के अंदर निष्क्रिय रूप में पड़ा रह सकता है, परंतु समाप्त नहीं होता। विभिन्न दवाइयों के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं ताकि यह वायरस हमें प्रभावित नहीं कर सके। इसलिए हम सभी को टीका अवश्य ही लगवाना है। बच्चों, आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके अलग अलग जीवों की जीवन अवधि ज्ञात करने का प्रयास करना, ठीक है ना? बच्चों, अपनी जीवन अवधि की वयस्क अवस्था में प्रत्येक सजीव अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। नए जीवों को जन्म देने की यह प्रक्रिया जनन प्रक्रिया कहलाती है। पौधों एवं जंतुओं में जनन क्रिया में भाग लेने वाले जनकों की संख्या के आधार पर जनन क्रिया दो प्रकार की होती है। जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक द्वारा हो, अर्थात इसमें कोई एक ही जनक भाग ले, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और यदि जनन क्रिया में नर और मादा दोनों ही लिंगों के जीव भाग लेते हों तो इस प्रकार की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। आओ बच्चों, पहले अलैंगिक जनन क्रिया के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न विधियों की चर्चा करते हैं। इस विधि में एकल जीव ही संतान उत्पत्ति का कार्य करता है और इस विधि में उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक की कॉपी होता है, अर्थात उसकी शारीरिक एवं जीनी संरचना एकदम अपने जनक के समान होती है। इसलिए इस संतान को एक प्रकार का क्लोन भी कह सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी कॉपी के समान जीव। बच्चों, अलैंगिक और लैंगिक जनन से प्राप्त संतानों में बहुत अंतर होता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक की कॉपी होती है, जबकि लैंगिक जनन से प्राप्त संतति दो जनकों नर और मादा की भागीदारी होने से अनेक प्रकार की विभिन्नताएं लिए उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक ही माता पिता की सभी संतानें, जैसे कि भाई बहन, सब एक दूसरे की कॉपी न होकर कुछ कुछ लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि अलैंगिक जनन में संभव नहीं हो पाता। चलो बच्चों, अब विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की बात करते हैं। जीवों में अनेक प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिनमें से कुछ प्रकारों की आज हम जानकारी करेंगे। पहला प्रकार है द्विखंडन, जैसा कि अमीबा में हमें देखने को मिलता है। इस विधि में जीव का शरीर दो खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव को जन्म देता है। जनक शरीर के दो खंडों में टूट जाने के कारण यह विधि द्विखंडन विधि कहलाती है। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है मुकुलन विधि। ईस्ट, हाइड्रा आदि प्रकार के पादपों के शरीर पर एक गांठ या कलिका उभरती है, जो बढ़कर एक नया पादप बना लेती है। यह नया पादप जनक के शरीर से अलग होकर वृद्धि कर लेता है और पूर्ण पादप में बदल जाता है। अब क्योंकि इस गांठ या कलिका को मुकुल भी कहते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। समझ गए ना? बच्चों, परीक्षा में ये सभी जनन विधियां सचित्र वर्णन के लिए आती हैं, इसलिए अच्छी तरह समझ लो और पाठ समाप्त होने पर रिवीजन भी अवश्य कर लेना। आओ
अब अगली अलैंगिक जनन विधि के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है खंडन विधि। खंडन अर्थात खंडों में टूट जाना। अधिकांश रूप से यह विधि शैवाल पादपों में देखने को मिलती है, जैसे कि स्पाइरोगायरा नाम के शैवाल का शरीर लंबे और हरे रिबन के समान होता है और यह जल में पाया जाता है। जिस प्रकार हम किसी रिबन के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े काट दें, उसी प्रकार इस शैवाल का शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से एक नए पादप का जन्म होता है। इस विधि को खंडन विधि कहते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन की कड़ी में अगला प्रकार है पुनरुद्भवन अर्थात पुनः उग जाना। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस विधि में कुछ जीवों के शरीर के नष्ट हो चुके अंग पुनः उग जाते हैं और जीव को मरने से बचाते हैं, जैसे कि तारा मछली, छिपकली आदि में। आपने छिपकली की पूंछ को फिर से उगते हुए देखा होगा। इन जंतुओं के शरीर में क्षतिग्रस्त अंग पुनः उग जाते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला जीव है प्लेनेरिया और मानव के शरीर में पुनरुद्भवन क्षमता यकृत में पाई जाती है। अलैंगिक जनन की अगली विधि के बारे में बात करें, उसका नाम है बीजाणु जनन अर्थात बीजाणुओं के द्वारा जनन। यह जनन प्रक्रिया अल्प विकसित वर्ग के पादपों जैसे कि शैवाल, फंजाई आदि में पाई जाती है। इनकी पत्तियों की निचली सतह पर बीजाणुधानी रचना बनती है, जो गोल गोल काली राई के बीजों के समान होती है। इस बीजाणुधानी में बीजाणु नाम की अगुणित संरचना उत्पन्न होती है। जब मौसम में परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, तब यह बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप को जन्म दे देता है। इसके कुछ उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, स्पंजब आदि। इनमें बीजाणु जनन की प्रक्रिया ही पाई जाती है। बच्चों, अब अलैंगिक जनन प्रक्रिया की सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विधि के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है कायिक प्रवर्धन। आप सब लोग जानते हैं कि पौधे के जड़, तना और पत्ती इसके कायिक अंग कहलाते हैं और पुष्प को इसका लैंगिक अंग कहते हैं। जब पौधों में जनन क्रिया कायिक अंगों अर्थात जड़, तना या पत्ती के द्वारा हो, तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार का जनन आपने दैनिक जीवन में आलू, अदरक, शकरकंद, पत्थर चट्टा, गुलाब आदि में देखा होगा। वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी जो नाम का पादप है, वो इतना तीव्र गति से कायिक प्रवर्धन करता है कि इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पादप जल की सतह पर बहुत तीव्र गति से पूरी तरह फैल जाता है और जल की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिससे कि जल में उपस्थित मछलियां और सारे अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। इसलिए यह बंगाल का आतंक कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रकार अब तक हमने जाना कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक जीव जन्म लेने के बाद वृद्धि करता है, वयस्क अवस्था में आता है। वयस्क अवस्था प्राप्त करने के बाद ही वह जनन क्रिया करने के योग्य बनता है, चाहे वो जंतु हो अथवा पादप। लैंगिक जनन करने वाले सभी सजीवों में नर व मादा लैंगिक अंग पाए जाते हैं। इन लैंगिक अंगों में नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर अंगों में नर युग्मक अर्थात पुमणु या शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने की यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। इसी प्रकार मादा जनन अंगों में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है और यह क्रिया अंड जनन कहलाती है। लैंगिक जनन क्रिया द्वारा नए जीव के उत्पन्न होने तक की समस्त प्रक्रियाओं को हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है निषेचन के पूर्व की घटनाएं, द्वितीय है निषेचन क्रिया और तृतीय है निषेचन के पश्चात की घटनाएं। बच्चों, आप अपने आसपास के पादपों में और वृक्षों में गौर करो तो देखोगे कि किसी किसी पादप पर वृक्ष के किसी एक निश्चित समय पर ही पुष्प आते हैं, तो किसी किसी प्रकार के पादपों में वर्ष भर ही पुष्प आते रहते हैं। अतः पुष्प आने की घटना के आधार पर पादपों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय में बांट सकते हैं। बांस के पौधे को देखें तो बांस का पौधा 50 से 100 वर्षों के बाद पुष्प उत्पन्न करता है। इसी प्रकार स्ट्रॉबिलस कुंथियाना नाम का पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जंतु भी अपने जीवन में एक निश्चित समय पर ही प्रजनन करते हैं। जंतुओं में जब वयस्क अवस्था आ जाती है तो उनके लैंगिक अंगों में विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होने लगते हैं।
एक वयस्क मादा जीव के अंडाशय और उसकी सहायक ग्रंथियों में हार्मोन्स के परिवर्तन से एक निश्चित चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस चक्र को नॉन प्राइमेट जीवों में मध्य चक्र कहते हैं और प्राइमेट जीवों में ऋतु चक्र कहते हैं। वनों में रहने वाले नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जंतु केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही इन चक्रों का प्रदर्शन कर जनन क्रिया करते हैं। किसी विशेष ऋतु में जनन करने के कारण ही इन्हें मौसमी या ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। और विकसित स्तनधारी या प्राइमेट्स जीव जैसे कि मानव, ये अपने संपूर्ण जीवन काल में सदैव ही जनन क्रिया के लिए सक्रिय रहते हैं, इसलिए इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। और प्रजनन आयु की समाप्ति को वृद्धावस्था कहा जाता है। बच्चों, अब लैंगिक जनन के दौरान होने वाली तीनों ही प्रकार की घटनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं निषेचन पूर्व की घटनाएं, जिसमें युग्मक निर्माण एवं युग्मक स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रजाति के नर और मादा जीव अपने लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर में पुंमणु या शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। युग्मकों की गतिशीलता और संरचना के आधार पर युग्मकों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। गतिशीलता के आधार पर युग्मक चल युग्मक व अचल युग्मक हो सकते हैं और संरचना के आधार पर यदि दोनों ही युग्मक एक समान रचना में हों तो उन्हें समयुग्मकी, और ये दोनों युग्मक असमान रचना वाले हों तो विषम युग्मकी कहा जाता है। समयुग्मकी युग्मक देखने पर नर और मादा में अलग अलग रूप से प्रकट नहीं होते। हम केवल उनकी क्रिया के आधार पर ही उनको नर और मादा में विभाजित कर सकते हैं। और समयुग्मकी युग्मक अल्प विकसित पादपों में पाए जाते हैं। बच्चों, लैंगिक अंगों की उपस्थिति के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के सजीव एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं। यदि किसी जंतु में एक ही प्रकार के लैंगिक अंग उपस्थित हों, चाहे उसमें नर अंग हो या उसमें मादा अंग हो, तो उन जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे कि कॉकरोच एक लिंगी जंतु होता है, इसमें नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं। और इस प्रकार के पुष्पों को एक लिंगाश्रयी पुष्प कहते हैं। द्वितीय प्रकार के जंतु वे होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकार के लैंगिक अंग अर्थात नर और मादा एक ही जंतु में पाए जाते हैं, जैसे कि केंचुआ। और इस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगाश्रयी पुष्प कहते हैं। बच्चों, सजीवों के लैंगिक जनन अंगों में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब नर लैंगिक अंगों में पुंमणु या शुक्राणु बनते हैं तो पुंमणु या शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित या n हो जाती है। इसी प्रकार मादा लैंगिक अंगों में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित अथवा n हो जाती है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या से हमारा तात्पर्य है बच्चों गुणसूत्रों का आधे हो जाना। जैसे कि मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और यह संख्या द्विगुणित संख्या कहलाती है। जब मानव में शुक्राणु नर में और मादा में अंडाणु बनते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित अर्थात 23 हो जाती है, जिसे कि n संख्या या अगुणित संख्या कहते हैं। आशा है अब आप अगुणित और द्विगुणित का अर्थ समझ गए होंगे। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात युग्मकों का स्थानांतरण होना आवश्यक है ताकि नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ सकें। अधिकांश जीवों में नर में बनने वाले युग्मक चलनशील या गतिशील होते हैं, जबकि मादा जीव के मादा युग्मक अचलनशील या गति रहित होते हैं। अतः नर युग्मक को ऐसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें गति करके वह मादा युग्मक तक पहुंच सके। कुछ पादपों में यह माध्यम जल होता है जिसमें तैरकर नर युग्मक पुंमणु अथवा मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। बीजीय पादपों अर्थात बीज वाले पादपों में नर युग्मक परागकण के अंदर पाया जाता है। ये परागकण विभिन्न विधियों द्वारा अंडाशय की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण क्रिया कहलाता है। बच्चों, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तब वहां इनका अंकुरण होता है और इनमें से परागनली निकलती है। कई सारी परागनलियों में से कोई एक ही परागनली पूरी तरह विकसित होती है और पुष्प के बीजांड में प्रवेश करती है। इस परागनली से होकर परागकण का नर युग्मक बीजांड के अंदर स्थित अंड कोशिका तक पहुंच जाता है। बच्चों, जंतुओं में नर जीव द्वारा शुक्राणुओं के मादा के शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है और वे मादा के अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। ये तो हो गया युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया। अब निषेचन की घटना की बात करते हैं कि जब नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच जाता है
तब नर युग्मक में उपस्थित केंद्रक मादा युग्मक में उपस्थित केंद्रक के साथ संयुक्त हो जाता है, अर्थात अंडाणु व शुक्राणु के परस्पर संयुक्त होने की क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। निषेचन क्रिया के पश्चात की प्रक्रिया में निषेचित अंडाणु युग्मनज में बदल जाता है। युग्मनज अर्थात निषेचित अंडा वह संरचना है जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है बच्चों, क्योंकि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु के और अंडाणु के दोनों के ही गुणसूत्र इस युग्मनज में समाहित हो जाते हैं और युग्मनज द्विगुणित हो जाता है। कभी कभी बच्चों बिना निषेचन की क्रिया के ही अंडाणु से नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मधुमक्खी और छिपकली। बच्चों निषेचन क्रिया संपन्न होने के स्थान के आधार पर निषेचन क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यदि निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि में होता है। यदि निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर अन्य किसी माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और इसमें निषेचन की क्रिया जल में होती है। इसी प्रकार अगर पादपों की बात करें तो बीजीय पादपों में आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात निषेचन पुष्प के अंदर पराग कणों का नर युग्मक बीजांड की अंडकोशिका से पुष्प के अंदर ही संयुक्त होता है। बच्चों निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज से नए जीव का विकास होता है और उस जीव के जीवन चक्र और उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है कि उसका अंकुरण कब होगा। निम्न श्रेणी के पादपों जैसे फंजाई, शैवाल आदि में युग्मनज के चारों ओर एक मोटा आवरण बन जाता है जो इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में शुष्कन या अन्य किसी प्रकार की क्षति से बचाव करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है और किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए इसका बहुत महत्व होता है। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव के जीवन की उत्पत्ति इसी एकल कोशिका अर्थात युग्मनज से ही होती है। बच्चों युग्मनज से भ्रूण बनता है। भ्रूण में समसूत्री विभाजन प्रारंभ होते हैं और समसूत्री विभाजन से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका विभेदन होने लगता है, अर्थात समस्त प्रकार की कोशिकाओं को अलग अलग क्षेत्रों के समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र का कोशिका समूह रूपांतरित होकर अलग अलग प्रकार के ऊतक बनाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीव के शरीर में अनेक तंत्रों की रचना होती है और पूर्ण विकसित नवीन जीव का जन्म होता है। बच्चों जीव के जन्म लेने की प्रक्रिया के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंडप्रचक, अर्थात वे जीव जिनका जन्म अंडे से होता है, जैसे कि सरीसृप और पक्षी। इनमें नए जीवों का जन्म अंडे से होता है, इसलिए ये अंडप्रजक कहलाते हैं। और दूसरा प्रकार होता है सजीव प्रजक, अर्थात जिनका जन्म शिशु के रूप में होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, मानव आदि में अंडे नहीं बल्कि शिशु के रूप में नए जीव का जन्म होता है, इसलिए इन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज बना देता है, बाह्यदल, पंखुड़ियां आदि संरचनाएं सूखकर झड़ जाती हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब बीज अंकुरित होकर भ्रूण से नए पादप को जन्म देता है। तो बच्चों इस प्रकार विभिन्न श्रेणी के जीवों और पादपों में हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके द्वारा ये सभी अपनी अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं।